तो देखो MM अप्रोच क्या होता है, इसका नाम है मोदी मिलगानी। 31 था, एक मिनट 31 था, कौन सा क्वेश्चन है फिर ये हमारे वो बस पूछ रहा है कि हमें कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। मतलब वही इनकम स्टेटमेंट में? हाँ ठीक है। क्या बता रही थी मैं, हाँ मोदी मिलगानी, मोदी और मिलगानी ने मिलकर ये अप्रोच बनाया है, ठीक है। तो इसके अजम्पशंस हैं कुछ, इसके अजम्पशन क्या है, देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो हमारा मार्केट है वो परफेक्ट कैपिटल है कि कोई भी आ जा सकता है उस पर, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर बाय एंड सेल कर सकता है, और रैशनल होते हैं वो, और वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। रैशनल तो मतलब वेल इन्फॉर्म्ड होता है, उसको पूरी जानकारी है, वो अपने डिसीजन ढंग से ले सकता है कि कोई किसी का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो हमारा रैशनल होता है। और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, तो वो हमारा कैपिटल मार्केट होता है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस रिस्क क्लासेस, कि हमारी जो बिजनेस है उसमें कोई रिस्क नहीं होगा, मतलब कि मतलब कितनी भी हमारी लेवरेज आ जाए पर हमारी जो बिजनेस रिस्क है उस पर चेंज नहीं आएगा, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्म्स नेट ऑपरेटिंग इनकम, और जो इन्वेस्टर्स उनकी EBIT से उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम है, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 100% है, हम कोई रिटेन अर्निंग नहीं रख रहे हैं, और यहाँ पे हमारी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स वाला है वो हमारा बाद में उसने अप्रोच बताने के बाद फिर उसने बाद में वो कर दिया था कि टैक्स भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो MM अप्रोच के दो है, एक विद टैक्स वाला और विदाउट टैक्स वाला। हम विदाउट टैक्स वाला करेंगे, हमारे सिलेबस में विद टैक्स वाला है भी नहीं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसके। तो MM अप्रोच क्या है कि उन्होंने MM अप्रोच में हम ये लेके चलते हैं, हमारी दो फर्म है, फर्म A एंड फर्म B है, दोनों की जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फर्म है, दोनों की सेम है, ठीक है। पर एक फर्म ने डेब्ट और इक्विटी इशू कर रखा है और एक फर्म ने सिर्फ इक्विटी इशू कर रखा है। वो हमने पढ़ा था क्या, हमने NOI में भी पढ़ा था कि वो जो डेब्ट एंड इक्विटी वाला होता है वो लिवर्ड फर्म होता है, और जो डेब्ट सिर्फ इक्विटी वाला होता है वो अनलिवर्ड फर्म होता है, ठीक है। तो इसमें MM अप्रोच कहता है कि दोनों की जब वैल्यू ऑफ फर्म सेम है, ठीक है, पर डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज है ना, इसमें हमारा पूरा डेब्ट है, मतलब पूरा इक्विटी है, डेब्ट 0 है, और इसमें हमारा इक्विटी अलग है और डेब्ट अलग है, रेशियो है, कुछ डेब्ट है और रेशियो है ना। तो हमारी इस दोनों की डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो अलग है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें हमारी जो प्रॉफिट होगी, इस पे जो इक्विटी शेयर्स पे EPS मिलेगा वो ज्यादा होगा, है ना। ये क्या लिखा है, D.E रेशियो क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। नहीं मतलब इसका मतलब क्या है डेट इक्विटी रेशियो? अभी तो बताया, इसमें हमारी डेबेंचर्स इशू हो रही है 0, तो उसका डेब्ट हमारा 0 और इक्विटी इशू हो रही है पूरी फुल, जो भी वैल्यू ऑफ फर्म है और वो पूरी हो रही है, तो इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 0:1 है। और इसका हमारा कुछ रेशियो होगा कि इक्विटी वो अलग कर रहा है और डेब्ट वो अलग कर रहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो हाफ हाफ दोनों कर रहा है, तो उसका रेशियो 1:1 होगा। मतलब अगर 10 लाख की उसकी वैल्यू ऑफ फर्म है, तो यहाँ पे वो पूरे 10 लाख की इक्विटी इशू कर रहा है, और यहाँ पे वो 50,000 की 5 लाख की डेब्ट 50,000 से इक्विटी से रेस कर रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ की जो उसकी EPS होगी वो ज्यादा होगी, है ना, मोर होगी यहाँ की EPS उसकी। पर यहाँ की जो उसकी EPS होगी उस पे उसका डेब्ट का रिस्क भी होगा, है ना। डेब्ट माइनस करेंगे उसके बाद ही तो हम EPS देंगे, तो वहां पे कम होगा हमारा EPS, तो उसकी लेस होगी, है ना। बताओ।
हाँ ठीक है, आगे। तो एमएम अप्रोच कह रहा है कि यहाँ पे उसकी ईपीएस लेस हो रही है, ईपीएस यहाँ पे मोर हो रही है, पर ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की ही ईपीएस सेम होगी, ठीक है। तो अगर जब उसकी ईपीएस सेम होगी तो वो क्या कर सकता है कि दोनों के शेयर्स वो थोड़े थोड़े खरीद ले, या फिर किसी एक का शेयर खरीद ले, तो उसको सेम प्रॉफिट होगा। दोनों की थोड़ी थोड़ी खरीद ले, या फिर किसी चीज का एक, मतलब लिवर्ड फर्म का वो अनलिवर्ड फर्म का ही खरीद ले पूरा, तो उसको जो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, वो ज्यादा होगा, है ना। अगर वो लिवर्ड फर्म को बेच के अभी उसको लेस मिल रहा है, तो यहाँ पे उसको बेनिफिट हो रहा है अभी, है ना। और एक टाइम आएगा जब ईपीएस दोनों का सेम होगा, तब उसको सेम बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्या करे, अभी उसको ईपीएस यहाँ का अगर वो इक्विटी खरीद ले, तो उसको अभी का जो ज्यादा ईपीएस मिल रहा है उसका बेनिफिट उसको होगा, है ना। तो यही चीज वो हमने पढ़ा था अप्रोच में, इन अज्यूमशन में, कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो रैशनल है, उसको पूरा ज्ञान है, तो वो यही चीज करेगा अपना बेनिफिट लेने के लिए, है ना। तो वो हमारा होता है, और वही चीज की कैलकुलेशन हम करते हैं एमएम अप्रोच में, ठीक है। और वो उसकी कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, एक आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस में कुछ एजम्पशन और ज़्यादा, मतलब कुछ एजम्पशंस और इंक्लूड किए हैं। वो एजम्पशंस क्या है कि हमारी जो वो तो हमारी जो पहले हमारी एजम्पशन थी वो सेम रहेगी। फिर एक एजम्पशन इंक्लूड हुई है कि जो पर्सनल लेवरेज है, लेवरेज एंड कॉर्पोरेट, पर्सनल लेवरेज क्या होता है? अभी बताऊंगी। सेम होती है, ये उसने अज्यूम करा है कि पर्सनल लेवरेज और कॉर्पोरेट लेवरेज सेम होती है। अब कॉर्पोरेट लेवरेज क्या होता है कि जो कंपनी का जो लेवरेज है, ठीक है, कंपनी का, फर्म का जो लेवरेज है वो हमारा कॉर्पोरेट लेवरेज होता है, कि वो जो डेब्ट और इक्विटी रेशियो दे रहा है उस पे जो उसकी कॉस्ट लग रही है, लेवरेज लग रही है, वो हमारी पर्सनल लेवरेज होती है। कि जो हमारा पर्सनल एक इंडिविजुअल है वो हमारी ओनरशिप और डेब्ट है ना। इक्विटी क्या है, हमारी ओनरशिप है, और डेब्ट हमारा क्या है, रिस्क है ना, लोन है, लोन को ही तो हम डेब्ट कहते हैं, है ना। तो दोनों ही पर्सन जो डेब्ट एंड इक्विटी, ओनरशिप और लोन ले रहे हैं, दोनों को सेम प्रपोर्शन में मिल रहा है। दोनों को ही प्रपोर्शन में सेम मिल रहा है। पर रियल में क्या होता है कि फर्म को, जो फर्म होती है उसको डेब्ट इशू करने की, उसकी जो मतलब उसको डेब्ट हमारा कम रेट पे मिल जाता है, पर पर्सनल लोगों को, एक इंडिविजुअल को ज्यादा इंटरेस्ट उस पे पे करना पड़ता है ना। मतलब एक इंडिविजुअल को लोन के ऊपर अमाउंट इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है और कंपनी को कम। हाँ, तो ये होता है, रियल लाइफ में होता है, पर एमएम ने ये मान लिया कि दोनों को ही सेम पे करना पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन के साथ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये अभी तक थ्योरी थी खाली सारी, हाँ एमएम की। हाँ, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे सॉल्व होता है वो बताऊंगी। थ्योरी तो उसकी बस इतनी है कि वो जो इंडिविजुअल है जिसने पहले
लेवर्ड फर्म में इक्विटी ले रखी थी, अब वो बेच के क्या करेगा, ईपीएस जब उसका सेम ही आना है फ्यूचर में, तो अभी के टाइम पे वो अगर ईपीएस इसके यहाँ पे वो इक्विटी खरीद लेगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा कंपेयर टू अगर वो इसी का ही इक्विटी रहता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, लिवर्ड फर्म का अपना इक्विटी बेच रहा है और अनलिवर्ड फर्म का इक्विटी खरीद रहा है। ठीक है, तो यही थ्योरी होती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर देख लो, कहाँ गया क्वेश्चन। नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन कर रही है जो सारे क्वेश्चन बाकी सारे सॉल्व हो जाए। हाँ, वही करवा रही हूँ। 34th क्वेश्चन देख लो। शिवदास का ही। हाँ, 10 ईयर का 34th क्वेश्चन दिखाऊं क्या? दिख रहा है? क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलिए मैं। The following are the data regarding two companies P and Q belonging ठीक है। the same equivalent risk, कि रिस्क हमारा सेम है दोनों का। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कि कितने इक्विटी शेयर उन्होंने किए हैं। कंपनी पी ने 90,000 किए हैं और कंपनी क्यू ने 1,50,000 किए हैं। ठीक है, 50,000। उनकी मार्केट प्राइस क्या है, 1.20 है और इसकी मार्केट प्राइस 1 है। और डिबेंचर इशू करे हैं कंपनी पी ने 60,000 और इसने नहीं करे हैं। तो ये हमारा लिवर्ड फर्म हो गया और ये हमारा अनलिवर्ड फर्म। कंपनी पी हो गई लिवर्ड ना। हाँ, ठीक है। और फिर हमारी ईबीआईटी क्या आ रही है, दोनों की ईबीआईटी हमारी सेम आ रही है। ठीक है, ठीक है। इक्विवेलेंट रिस्क हमारा क्या होता है, ईबीआईटी सेम आएगी। अगर रिस्क हमारा सेम है तो ईबीआईटी सेम आएगी, है ना। फिर उसके बाद ऑल प्रॉफिट्स आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। उन्होंने पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया है, कोई रिटेन अर्निंग नहीं की है। यही हमने एमएम अप्रोच में किया था कि रिटेन अर्निंग नहीं हो रही है, तो ये हमारा एमएम अप्रोच यूज होना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। You are required to explain how under Modigliani and Miller approach an investor holding 10% share in company P. कंपनी P का 10% शेयर है, उसका मतलब अनलिवर्ड फर्म का 10% शेयर है। कंपनी पी का बोला ना उसने, कंपनी पी तो लिवर्ड फर्म है। हाँ सॉरी, लिवर्ड फर्म है। तो उसका 10% इक्विटी शेयर है, वो होल्डर है। ठीक है, विल बी बेटर ऑफ बाय स्विचिंग हिज होल्डिंग टू कंपनी क्यू। अब वो कंपनी क्यू पे अगर ट्रांसफर करेगा तो अभी का ईपीएस का ज्यादा बेनिफिट उसको मिलेगा, है ना। क्यों? अभी तो बताया कि ये वाला चीज इस पे ईपीएस ज्यादा मिल रहा है अभी, क्योंकि इस पे तो उसको डेप्ट रिस्क ज्यादा देना पड़ रहा है ना। अच्छा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कितना उसको बेनिफिट होगा अगर वो कंपनी क्यू में ट्रांसफर कर ले, ये हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म हमें क्या निकालना पड़ता है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना पड़ता है, ईबीआईटी निकालना पड़ता है ना। तो ये सारा हमारा दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो हम वो निकाल लेंगे, कौन से, जो हमारी जो ये वाली हमारी फॉर्मूले से उनकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसकी, हमें क्या गिवन है, ईबीआईटी गिवन है, वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी निकल आएगी। पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी क्या निकलेगी, हमारी ईबीआईटी का गिवन है हमें, ये रही ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाँ। इंटरेस्ट।
हमारी EBIT क्या आ जाएगी, 90,000 उसकी शेयर्स है, इनटू में हमारा 1.20 है ना, तो हमारी वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी, कितनी आएगी, 1.20 क्यों से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मार्केट वैल्यू गिवन है ना, वही तो हमारी। फिर उसके बाद हमारा डिविडेंड का इंटरेस्ट दे रखा है, तो हमारा वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकल आएगा। वैल्यू ऑफ डिविडेंड हमारा कैसे निकलेगा, 60,000 डिवाइड में हमारा इंटरेस्ट 0.6, 1 लाख उसकी डिविडेंड की वैल्यू आ गई। तो वैल्यू ऑफ फर्म, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा। EBIT हमारा दोनों का सेम है, 18,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारी इसकी कितनी निकली थी, 1,08,000 और इसकी 15 लाख, 1,50,000। और डिबेंचर, वैल्यू ऑफ डिबेंचर इसका हमारा निकला 1 लाख, और इसका हमारा कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी 2,08,000 और इसका 1,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या चाहिए होता है, हमें इतना हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अब उसका मतलब कितना उसको उस कंपनी में उसको कितना मिल रहा था, कितनी डिविडेंड, देखो EBIT है, ठीक है, EBIT 18,000 और 18,000। ठीक है, इसमें जो यही हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारा यही होगा। ठीक है, फिर उनको इस पे हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा कितना, इसका कितना हमारा क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, वो हमारा 60,000। डिबेंचर का इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, हमारा टोटल डिबेंचर है 1 लाख का, इस पे हमारा कितना 6% डिबेंचर है ना, 6% डिबेंचर, 1 लाख का 6% डिबेंचर हमारा 6,000 हो गया। ठीक है, फिर 6,000 उसका डिबेंचर गया, तो उसकी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग फॉर EBIT हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगा, किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, पर हमारी जो लिवर्ड फर्म है उसमें ये माइनस होगा, उसके बाद अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा जो कि हमारा 12,000 आएगा, और इसमें हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 18,000 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर को हमारी P फर्म में उसको कितना अर्न हो रहा है। अब देखो, मोदी मिलगानी अप्रोच क्या कहता है कि वो इस फर्म की शेयर को बेच के दूसरे फर्म की शेयर को खरीदेगा, तो उसकी उस फर्म में शेयर की जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ इक्विटी उसकी कितनी थी, P फर्म में, P कंपनी में वैल्यू ऑफ इक्विटी उसकी थी कितनी, टोटल उसकी वैल्यू की 10% उसने ले रखी थी, तो 10% कितना हुआ उसका 10,800 उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी थी। जब ये वैल्यू ऑफ इक्विटी वो बेच के क्या कर रहा है, क्योंकि खरीद रहा है, तो जब वो इसको बेचेगा तो उसको इतनी प्राइस इनकर होगी, मिलेगी उसको। ठीक है, फिर उसमें उसको
क्यू की फर्म खरीदने के लिए, क्यू की शेयर खरीदने के लिए, तो इसका 10% बेच रहा है तो उसका भी 10% ही खरीदेगा, तो उसके लिए उसको चाहिए कितनी, 15,000 चाहिए, है ना। 1,50,000 की 10% उसको 50,000 रुपीज़ उसको चाहिए, पर उसके पास उतनी नहीं है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फंड रेज करना पड़ेगा, अपना लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन लेगा वो कितने का, लोन लेगा, लोन ऐड करेगा, और लोन कितने का लेगा, यहाँ पे जैसे मैंने इसमें बताया कि पर्सनल लिवरेज और कॉर्पोरेट लिवरेज हमारा सेम होता है, तो मतलब कि जो कंपनी को डेब्ट एंड इक्विटी पे जितना उसको पे करना पड़ रहा था, उतना ही उतने ही पोर्शन में जो पर्सनल लिवरेज होगा, जो इंडिविजुअल होगा, उसको भी उसी पोर्शन में लोन उठाना, मतलब लोन मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये हमने अजम्पशन ली है। तो कॉर्पोरेट में उसने डेब्ट कितने परसेंट पे ली है, उसने 60,000 ली है ना, 60,000 उसने डेब्ट ली है, तो उसी के पोर्शन पे पर्सनल लिवरेज भी अपना डेब्ट लेगा, लोन लेगा, ठीक है। तो लोन कितना लेगा, 60,000 पे लेगा, 60,000 का कितना, उसको 10% चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 60,000 का 10%, 6,000 उसको लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो टोटल उसके पास कितने अवेलेबल अमाउंट हो जाएगी लोन लेने के बाद, उसको हो जाएगी 16,800, पर उसको कंपनी खरीदने के लिए कितने चाहिए, 15,000 चाहिए, तो उसके कितने 1,800 उसको सेव हो गए, सेविंग्स हो गई उसकी। तो उसको 1,800 की सेविंग्स हो गई, उसके पास 1,800 रुपए बच गए उसके पास, ठीक है। अब देखते हैं कि उसको कितनी, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोदी मिलगानी अप्रोच से उसका क्या निकालना है हमें, कि कितनी उसकी बेटर ऑफ होगी। बेटर ऑफ मतलब कितना उसका जो फाइनेंसिंग पोजीशन है अब, तो फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें इनकम चाहिए होता है, तो उसकी इनकम निकालेंगे, कंपेयर वाला। एक क्यू कंपनी पे जो जब था तब उसकी क्या इनकम है, और जब वो पी कंपनी में था तब उसकी क्या इनकम थी। तो जो पी कंपनी में वो था तब उसको डिविडेंड मिल रहा था, है ना। तो जब पी कंपनी में जब वो डिविडेंड था तब उसको कितना मिल रहा था, 12,000 पे 10% मिलेगा, क्योंकि उसकी इक्विटी कितनी है, 10% है, 10% शेयर उसने ले रखी है, तो 12,000 पे 10% उसको मिलेगा, जो कि उसको मिलेगा 1,200, ठीक है। और क्यू कंपनी पे उसको कितना मिलेगा, 18,000 पे 10%, ठीक है। अब देखो जब वो पी कंपनी में था तब उसने बस उसको 1,200 रुपीज मिल रहे थे, पर जब वो क्यू कंपनी में आया उसको 1800 मिल रहे हैं, ठीक है। पर अब क्या किया है उसने, 6,000 का लोन ले रखा है, तो 6,000 का लोन ले रखा है, तो उस पे उसको इंटरेस्ट पे करना है ना। हम यहाँ पे उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है, 10% का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। उसने जो यहाँ पे डिवेंचर्स दे रहा है वो यहाँ पे ठीक है, तो 1 लाख पे 60,000 उसने 60 हमने क्या किया, 60,000 पे उसने डिविडेंड, उसकी क्या है 60,000 उसकी मार्केट में उसकी डेब्ट की प्राइस थी, ठीक है। पर उस पे वो डिविडेंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 10% इंटरेस्ट दे रहा है ना यहाँ पे। अगर उसको उससे हम कंपेयर करें तो 10% यहाँ पे वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% का। तो
उसका 6,000 का 10% कितना हो गया, 600 हो गया। अब उसकी इनकम ओवरऑल नेट इनकम क्या हुई, 1200 और 1200। उसकी इनकम अभी भी सेम हो रही है, ठीक है, अभी भी इनकम सेम हो रही है। पर जब उसने सेविंग करी, पी में उसको इनकम मिल रही थी 1200 की, पर क्यू में उसकी इनकम हो रही है 1200 की, प्लस उसके पास 1800 भी है ना। तो अब उसकी जो पोजीशन है, अब उसके पास क्या है, बेटर बेनिफिट बोलेंगे, मतलब ये हम क्या निकाल रहे हैं, अब उसकी बेटर फाइनेंसिंग क्या है, अब उसकी फाइनेंसिंग क्या है। देखो उसको 1200 रुपये मिल रहे हैं अभी, साथ में उसके पास 1800 रुपये सेविंग्स है। और ये जो 1800 रुपये है वो उसके हाथ में है, वो अगर कहीं और वो इन्वेस्ट करे तो उस पर भी उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा कुछ, है ना, किस पे, 1800 पे, सेविंग्स पे। तो उसका रेट ऑफ रिटर्न हम मान लेते हैं यहाँ पे कि उसको 5% मिल रहा है, ठीक है। तो 1200 प्लस उसका 5% कितना होगा, 90, है ना। तो 1290 रुपये अब उसको मिल रहे हैं इतने। तो अब पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं ना, इंक्रीमेंट हो रही है उसके इनकम पे, है ना। तो इसीलिए वो हमारा क्या है, अब वो बेटर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा विद टैक्स वाला, ये हमारा क्या था, ये पूरा हमने करा हमारा विदाउट टैक्स वाला था। पर अगर हमारा विद टैक्स वाला है तो वो कैसे होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस इतना है कि जो हमने यहाँ पे डिबेंचर्स दिए हैं उसके बाद हम टैक्स माइनस, ये हमने यहाँ पे क्या EBIT है, फिर डिबेंचर्स दिए हैं, फिर उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, इसमें से भी टैक्स माइनस करेंगे, इसमें से भी टैक्स माइनस करेंगे, फिर उसके बाद हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकलेगा। फिर जो वो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकलेगा उस पर हम डिविडेंड देंगे, ठीक है, और हमारा इनकम अलग आएगा फिर, ठीक है। यही बात है और कुछ नहीं है। और ये है कि जो यहाँ पे लोन दिया है, ठीक है, लोन लिया है उसने तो उस पे भी उसको कुछ टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ बस, और कुछ नहीं है इसमें। फिर वैसे आएगा नहीं, ये टैक्स वाला क्वेश्चन है नहीं हमारे उसमें। एक इम्पॉर्टेंट नोट कि मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल, मतलब टेलीग्राम ग्रुप बनाया नोट्स के लिए। तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लाइक हाइब्रिड वाली 10 ईयर की FM की PDF है और कुछ नोट्स वगैरह हैं उधर।